हेलो प्यारे साथी, नमस्कार। मैं देवेंद्र कुमार आप सबका स्वागत करता हूँ MLID स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्त, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप एकदम बहुत मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे दोस्त, और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे, है ना। जैसा कि आपको पता है, हम लोग पढ़ते हैं सुबह 9 बजे जीके जीएस। और दोस्त, इसमें से कर रहे हैं हम लोग सभी प्रीवियस ईयर प्रश्न, एनटीपीसी और ग्रुप डी के। तो दोस्त, ये किसी भी एग्जाम के लिए तो बेनिफिट होगा ही, लेकिन स्पेशली जो टारगेट है वो एनटीपीसी और ग्रुप डी को ही टारगेट किया गया है इसमें। और उसी के सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न कराए जा रहे हैं, ठीक है दोस्त। तो कल की क्लास नहीं हो पाई थी, लेकिन आज हम प्रॉपर तरीके से क्लास करेंगे और आज 24 नंबर प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक है दोस्त। इससे पहले कितने प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं? तो आप कहेंगे इससे पहले 23 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं, ठीक है दोस्त। तो शुरू करते हैं आज का इस प्रैक्टिस सेट को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है, ठीक है। आप बड़े ही ध्यान से पढ़ेंगे दोस्त और आंसर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा डैश में स्थित है। तो दोस्त, कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी, दिल्ली, सासाराम या आगरा? तो दोस्त, फतेहपुर सीकरी में किसका है? तो आप कहेंगे शेख सलीम चिश्ती का। किसका? शेख सलीम चिश्ती। सलीम चिश्ती का हो गया, ठीक है दोस्त। आगरा में किसका है दोस्त? तो आगरा में आपको हो शाहजहां और अकबर का है। दिल्ली में किसका है? तो दोस्त, आप कहोगे दिल्ली में हुमायूं का है। अब क्या बच गया? सासाराम। सासाराम बिहार में किसका मकबरा है दोस्त? शेरशाह सूरी का मकबरा है। दोस्त, शेरशाह सूरी के बारे में थोड़ी सी जानकारी और करते हैं। तो शेरशाह सूरी के बारे में क्या क्या जानकारी और हो सकती है दोस्त? जो शेरशाह सूरी था, ये सूर्य वंश का था। किस वंश का? इसका सूर्य वंश है, सूर्य वंश, ठीक है। इसके बचपन का नाम? तो दोस्त, इसके बचपन का नाम था फरीद खान। फरीद खान। इसके पिता का नाम क्या था दोस्त? इसके पिता का नाम था हसन खान। हसन खान, ठीक है दोस्त। हसन खान जो थे वो कहाँ के जमींदार थे? तो दोस्त, आप कहोगे ये जौनपुर के जमींदार थे। कहाँ के? जौनपुर के छोटे मोटे जमींदार थे हसन खान, ठीक है दोस्त। बिहार में था एक लोहार, बहा कौन था दोस्त? बहार खान लोहानी। बहार खान लोहानी। दोस्त, ये कहाँ का था? बिहार का। अच्छा, इसका इससे क्या संबंध है? तो दोस्त, बहार का लोहानी ही वो व्यक्ति है जिसने इसे उपाधि दी थी, उपाधि दी। तो दोस्त, किसकी उपाधि दी थी? जो इसे शेरशाह की, शेरशाह की उपाधि किसने दी दोस्त? शेर शाह या शेर खान? शेर खान की उपाधि, ठीक है दोस्त। तो ऐसे शेरशाह सूरी को शेर खान की उपाधि किसने दी दोस्त? तो बहार खान लोहानी ने दी। अच्छा, इसने क्यों दी? तो दोस्त, बचपन में इसने एक बार जब शेर का वध किया था, उसके बाद बहार खान लोहानी ने इसे शेरशाह की उपाधि दी, ठीक है दोस्त। तो इसका मकबरा कहाँ है? सासाराम। ये सासाराम कहाँ पड़ता है दोस्त? तो आप कहोगे बिहार में। कहाँ पे? बिहार में, ठीक है। अगला प्रश्न, डैश में शेर शाह ने बंगाल पर आक्रमण कर घियासुद्दीन शाह को पराजित किया। तो दोस्त, शेर शाह ने बंगाल पर कब आक्रमण किया? 1358, 1583। 1358 से तो कोई मतलब ही नहीं है दोस्त, है ना। और 1583, 1540, 1538। तो दोस्त, इसने बंगाल पर आक्रमण कब किया था? तो आप कहोगे 1538 में किया। कब दोस्त? 1538 में। 1540 में इसने युद्ध किया किसके साथ? तो दोस्त, आप कहोगे कन्नौज। कन्नौज का युद्ध। या इसी को बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। किसका दोस्त? बिलग्राम का युद्ध। ये किस किस के बीच हुआ? ये मैंने कल बताया था, मतलब परसों की क्लास में बताया था। आप बताएं किस किस के बीच हुआ दोस्त? आप ये कहेंगे कि ये शेरशाह सूरी
शेर शाह सूरी वर्सेस हुमायूं। वर्सेस हुमायूं मतलब शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ। इसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को कड़ी मार दी और उसे भारत छोड़ने के लिए विवश कर दिया। तो दोस्त यहाँ से जो हुमायूं है वो भागता हुआ मतलब भारत को छोड़ के बाहर निकल गया। ठीक है, भारत छोड़ गया था। और यहाँ पे क्या है दोस्त, तो दोस्त शेरशाह सूरी ने क्या किया, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को परास्त किया और हुमायूं भारत छोड़ने के लिए मजबूर हो गया। तो दोस्त हुमायूं ने अपनी जान कैसे बचाई, तो यहाँ पे पूछा जाता है हुमायूं कर्मनाशा नदी में कूद गया था। कर्मनाशा नदी कूद गया और दोस्त कर्मनाशा नदी में कूद गया। तो इसकी जान किसने बचाई, एक निजाम नाम का व्यक्ति था। कौन दोस्त, निजाम बेस्ती। निजाम बेस्ती ने इसकी जान बचाई थी। और तब इसने निजाम बेस्ती से वादा किया था कि अगर मैं पुनः दिल्ली का शासक बना तो एक दिन के लिए तुम्हें शासक बनाऊंगा। तो दोस्त निजाम जैसा कि उसने वादा किया था, तो 1556 में जब हुमायूं दिल्ली का शासक बनता है उससे पहले एक दिन के लिए निजाम बेस्ती को शासक बनाता है। और दोस्त एक दिन में निजाम बेस्ती ने चमड़े के सिक्के चलाए थे। किसके, चमड़े के सिक्के चलाए। तो दोस्त अगर आपसे ये पूछा जाए कि चमड़े के सिक्के चलाने वाला व्यक्ति कौन है, तो आप कहोगे निजाम बेस्ती। चमड़े के सिक्के चलाए। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला, शेरशाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों के रूप में, चांदी के सिक्के को किस रूप में मुगल ने भी जारी किया। दोस्त शेरशाह सूरी द्वारा जारी किया गया कौन सा सिक्का था जिसको मुगलों ने भी जारी किया था, तो दोस्त शेरशाह सूरी ने टका नहीं, टांका, मोहर नहीं, दोस्त शेरशाह सूरी ने चलाया था रुपया। जो आधुनिक भारत में रुपया चल रहा है, जो आधुनिक सरकार मतलब वर्तमान सरकार जिस स्वरूप को अपना रही है, उस स्वरूप को, उस रुपया को किसने चलाया था दोस्त, तो शेरशाह सूरी ने चलाया था। और ये 180 ग्रेन का होता था। कितना दोस्त, 180 ग्रेन का होता था। ठीक है, 180 ग्रेन का होता था और ये शेरशाह सूरी ने चलाया था। ठीक है दोस्त। अगला है, पानीपत की दूसरी लड़ाई में बैरम खान ने किसको हराया। तो दोस्त पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई कब थी, तो सबसे पहले आपको बता दें कि पानीपत में 3 बार युद्ध हुआ है। अच्छा, पानीपत में क्यों हुआ, क्योंकि दोस्त युद्ध करने के लिए कहीं ना कहीं स्थान चाहिए होता है, जगह चाहिए होती है। तो जहाँ बहुत सारा बड़ा फील्ड होगा वहीं तो सैनिक लड़वाएंगे। तो दोस्त पानीपत में पहला युद्ध आपको कब पढ़ाया था, बताइए। पहला युद्ध आपने पढ़ा 1526 में, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला युद्ध बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के साथ पड़ा। उसमें इब्राहिम लोदी परास्त हो गया था और मारा गया। तो यहाँ वहां आपको बताया था कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक जो युद्ध भूमि में मारा गया। दूसरा पानीपत का युद्ध दोस्त कब हुआ, तो आप कहोगे पानीपत की दूसरी लड़ाई जो हुई है वो 1556 में। कब दोस्त, 1556 में हुई। किस किस के बीच, बैरम खान ने, बैरम खान ने किसे दोस्त, हेमू, हेमू या फिर इसका इनका जो असली नाम है वो दोस्त है हेमचंद्र, हेमचंद्र विक्रमादित्य। हेमचंद्र विक्रमादित्य इनका नाम था, हेमू कहते थे। तो दोस्त हेमू के बीच हुई थी। अच्छा, हेमू के बीच क्यों हुई दोस्त, बात ये थी जब हुमायूं हुमायूं 1526 सॉरी 1556 में जब उसका इंतकाल हो गया, मतलब खत्म हो गया, मर गया। उसके बाद दोस्त जिस समय हुमायूं का इंतकाल हुआ था उस समय अकबर कहाँ, आगरा में नहीं था। मतलब दिल्ली आगरा मतलब वो अपने क्षेत्र में नहीं था, वो पंजाब में था। पंजाब में भी कालानौर में। कहाँ पे दोस्त, पंजाब के कालानौर में था। तो जब हुमायूं का इंतकाल हो गया तो दोस्त जब किसी राज्य में शासक नहीं है तो बहुत सारे शासक ये सोचते हैं कि क्यों ना हम इस पर कब्जा कर लिया जाए। तो दोस्त जब तक बैरम खान और अकबर नहीं आ पाए तब तक किसी एक दूसरे व्यक्ति को जो हुमायूं की तरह दिखता था उसे बना दिया गया, हुमायूं है ना। और फिर धीरे धीरे ये खबर फैल गई कि हुमायूं तो मर चुका है। तो हेमचंद विक्रमादित्य ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया, है ना। हेमचंद विक्रमादित्य मतलब हेमू ने दिल्ली पर कब्जा करके और अपने आप को दिल्ली का शासक घोषित कर दिया।
जब अकबर लौट के आता है, ठीक है दोस्त, जब अकबर लौट के आता है तो अकबर का जो संरक्षक है बैरम खान, बैरम खान कौन है दोस्त? अकबर का संरक्षक, अकबर का संरक्षक। तो दोस्त अकबर का संरक्षक जो बैरम खान है, इसके और हेमू के बीच युद्ध होता है, जिसमें हेमू परास्त होता है, ठीक है, हेमू को शिकस्त मिलती है और दोस्त अकबर मतलब बैरम खान की विजय होती है। तो दोस्त किसके बीच हुआ था? तो आप कहें हेमू के बीच हुआ था, ठीक है दोस्त। ये था पानीपत का दूसरा युद्ध। दोस्त पानीपत का तीसरा युद्ध और लड़ा गया है, वो आप आधुनिक इतिहास में पढ़ेंगे, जब 1761 में पहुंचेंगे तो आप पढ़ेंगे वहां पे मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली, मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ है। कौन सा दोस्त? थर्ड वॉर ऑफ पानीपत, थर्ड वॉर ऑफ पानीपत, ठीक है दोस्त। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ है? तो आप कहें 1761 में मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली। दूसरा हो गया बैरम खान वर्सेस हेमू या अकबर वर्सेस हेमू। और पहला किसके साथ हुआ दोस्त? तो आप कहें बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी, ठीक है। अच्छा, महाराणा प्रताप कौन थे दोस्त? तो महाराणा प्रताप जो है वो सिसोदिया वंश के हैं। कौन से वंश के दोस्त? सिसोदिया वंश के हैं। और ये राजस्थान में मेवाड़ के शासक थे। कौन दोस्त? मेवाड़ के शासक। इनके साथ अकबर का युद्ध हुआ है। अकबर का युद्ध कब हुआ दोस्त इनके साथ? 18 जून 1576। और दोस्त 18 जून 1576 को बहुत भयानक युद्ध हुआ, इसे हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जाना जाता है, हल्दी घाटी। दोस्त हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो आप कहोगे 1576 में हुआ। और किस किस के बीच हुआ? तो दोस्त आप कहोगे हल्दी घाटी का युद्ध अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप के बीच हुआ। किसके दोस्त? अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप। अच्छा, थोड़ा सा और चले आगे, यही समझ लीजिए दोस्त। जो बैरम खान है, बैरम खान को किस नाम से जाना जाता है, या बैरम खान को अकबर क्या कहता था? तो दोस्त बैरम खान को अकबर जो कहता था, आइए इधर समझते हैं। बैरम खान, इसकी उपाधि इसे अकबर कहता था खान बाबा। क्या दोस्त? खान बाबा के नाम से बुलाता था। दोस्त जो बैरम खान है, अकबर के पिता मतलब हुमायूं के समय से था। और जब हुमायूं की मृत्यु हो गई तो ये अकबर का संरक्षक बना था। दोस्त बैरम खान 1561 में हज के लिए जाता है, हज यात्रा पर गया। तो दोस्त हज यात्रा पर जब गया तो वहीं रास्ते में मतलब पाटन में, कहाँ पे? रास्ते में एक पाटन स्थान पर था गुजरात में, वहां पे मुबारक शाह ने इसकी दोस्त हत्या कर दी। पाटन में हत्या हो गई, ठीक है दोस्त, हत्या हो गई। अच्छा, बैरम खान का एक बेटा था, इसका बेटा था रहीम। कौन दोस्त? रहीम। रहीम को अब्दुल रहीम खाने खाना की उपाधि किसने दी थी दोस्त? तो आप कहें अकबर ने दी, ठीक है। ये हो गया बैरम खान। दोस्त थोड़ा सा अकबर के बारे में जानेंगे। तो अकबर, तो अकबर का जन्म कब हुआ? दोस्त अकबर का जन्म जब हुआ था तो ये 1542 में अमरकोट के किला में। दोस्त कहाँ पे? अमरकोट किला में, ठीक है, अमरकोट किला में हुआ था, ठीक है दोस्त। तो जब शासक बना तो 1556 में बना, 1556 में। तो दोस्त कितने साल की उम्र रही ये शासक बना? तो इसकी उम्र क्या थी? लगभग 13 से 14 वर्ष। 13 से 14 वर्ष में ये सम्राट बन गया, शासक बन गया। इसका शासनकाल दोस्त कब से कब तक? आप कहोगे 1556 से 1605। कब तक दोस्त? 1605 तक, ठीक है। और जब दोस्त
हुमायूं की मृत्यु होती है तब ये पंजाब में था, तो पंजाब में कालानौर, कहाँ पे दोस्त, कालानौर में, कालानौर में राज्याभिषेक हुआ। तो दोस्त राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ इसका, कालानौर में, और ईंटों के सिंहासन पे, किस पे दोस्त, ईंटों के सिंहासन पे। और इसका राज्याभिषेक किया किसने था, तो उस समय कौन था इसके साथ, तो आप कहेंगे बैरम खान, तो बैरम खान ने ही इसका राज्याभिषेक किया था। अगला प्रश्न है, समन्वयी धर्म दीन ए इलाही, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईश्वर का धर्म, की स्थापना किसने की। तो दोस्त दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की, तो दोस्त दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या बाबर। तो दोस्त दीन ए इलाही की स्थापना किसने की, अकबर ने की। और दोस्त ये दीन ए इलाही कब बनाया था, तो आप कहो ये 1582 में। कब दोस्त, 1582 में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। दोस्त दीन ए इलाही को अपनाने वाला एकमात्र हिंदू, अपनाने वाला, ऐसे लिखो, अपनाने वाला एकमात्र हिंदू तो दोस्त कौन था एकमात्र हिंदू शासक, आप कहोगे बीरबल। बीरबल एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने दीन ए इलाही धर्म को अपनाया था, और किसी दूसरे हिंदू शासक ने दीन ए इलाही को नहीं अपनाया। और इसने ये कब चलाया दोस्त, 1582 में। ठीक है, आगे महत्वपूर्ण यात्रियों और उस शासक का राजवंश जिसके शासनकाल के दौरान वे भारत आए थे का निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो दोस्त रॉकफेच किसके समय में आया था, अकबर के समय में आया था, ये तो ठीक है। अब्दुल रज्जाक ये देवराज द्वितीय के समय में आया, ये भी ठीक है दोस्त। ये 1583 से 1591 तक रहा, ठीक है दोस्त। जॉन जॉर्डन और मार्को पोलो, मार्को पोलो दोस्त पांड्य वंश का जब शासनकाल था तब आया। जॉन जॉर्डन यही गलत है दोस्त, जॉन जॉर्डन शाहजहां के समय में नहीं आया था। ठीक है, तो कौन सा गलत है दोस्त, ऑप्शन सी गलत है, और यही आपका सही हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा है ना, इसलिए। चलते हैं अगले प्रश्न पे। डैश बैरम खान का बेटा जिसने अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो दोस्त अभी बताया बैरम खान का बेटा कौन था, बीरबल, बीरबल नहीं था। अब्दुल फजल नहीं दोस्त। अमीर खुसरो नहीं। अब्दुल रज्जाक कौन दोस्त, सॉरी अब्दुल रज्जाक तो अब्दुल रहीम खाने खाना, खाने खाना का टाइटल किसने दिया। तो दोस्त जब गुजरात विजय के लिए निकला था अकबर, जब गुजरात विजय उसकी हुई तो गुजरात के जो अभियान है उसमें रहीम का प्रदर्शन देखकर इसने रहीम को खाने खाना की उपाधि दी। ठीक है दोस्त, खाने खाना की उपाधि दी। ठीक है, अच्छा अबुल फजल कौन है दोस्त, अबुल फजल इसका दरबारी कवि है, और दरबारी कवि है, इसके साथ साथ इसके जो अकबर है दोस्त इसके यहाँ नवरत्न है ना, नवरत्नों में तो दोस्त नवरत्नों में तो ये सभी थे, अमीर खुसरो का तो यहाँ कोई जिक्र ही नहीं है। अब्दुल रहीम खाने खाना भी थे, अबुल फजल भी थे, बीरबल भी थे, है ना। तो दोस्त अबुल फजल कौन है, इसने अकबरनामा लिखी है, कौन सी दोस्त, अकबरनामा। अकबरनामा ये क्या है दोस्त, ये एक बुक है, इसके लेखक कौन है दोस्त, आप कहोगे अब्दुल फजल है, कौन, अब्दुल फजल। और दोस्त ये अकबरनामा ये 3 पार्ट में है, कितने पार्ट में है, 3 पार्ट में। तो पहले पार्ट में क्या है, दूसरे पार्ट में क्या है, और तीसरे पार्ट में क्या है। तो दोस्त पहले पार्ट में तो इसके जन्म के बारे में बताया गया है ना, दूसरे पार्ट में इसका शासन बताया गया है, ठीक है। और दोस्त तीसरे में इसके जो इसने विभाग बनाए हैं ना, विभाग, तो विभाग और स्थापना इन चीजों के बारे में बताया गया तीसरे भाग में। ठीक है दोस्त, तो ये था अब्दुल रहीम खाने खाना। अगला, अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो दोस्त अहमदनगर की एक रानी जिन्हें चांद सुल्ताना, क्या नाम, चांद सुल्ताना या चांद बीबी के नाम से जाना जाता है, इन्होंने अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और चांद बीबी को मुख्य रूप से मुगलों के विरुद्ध अहमदनगर को बचाने के लिए ही जाना जाता है। ठीक है दोस्त, रजिया सुल्तान आपको पढ़ा ही चुके, ठीक है। अगला, इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे। तो दोस्त राजस्व मंत्री कौन थे, वजीर खान, नूरजहां, टोडरमल, अबुल फजल। अबुल फजल बता दी दोस्त, वजीर खान नहीं। तो टोडरमल, टोडरमल कौन था दोस्त, इनके समय में वित्त मंत्री या राजस्व मंत्री था। और दोस्त इसी के लिए
1580 में, अब दोस्त 1580 में दहसाला, आइन ए दहसाला, आइन ए दहसाला विभाग की स्थापना की। ठीक है, आइन ए दहसाला की स्थापना, तो दोस्त आइन ए दहसाला की स्थापना कब की, तो आपको 1580 में, और टोडरमल इनके वित्त मंत्री था। अच्छा, आइन ए दहसाला है क्या दोस्त, तो इसने एक दहसाला प्रथा चलाई थी। दहसाला प्रथा का मतलब क्या है, दहसाला प्रथा दह 10 और साल मतलब 10 वर्ष। तो दोस्त जो टोटल था, इसने जो किसान है उनकी उपज का 10 वर्ष तक की जो उपज थी उनका अध्ययन किया और उनके बारे में जाना, और इसने एक टैक्स लगाया था, तो उसको दहसाला प्रथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसने 10 साल में जो भी उपज होती है उसके हिसाब से कुछ कैलकुलेशन की थी, उसके बाद टैक्स लगाया था। ठीक है दोस्त। अच्छा, अकबर के शासनकाल में डैश मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री कौन थे, तो अभी बता दिया आपको, ताजा टोडरमल है ना, टोडरमल। दोस्त तानसेन यहाँ पे एक नाम आया, तो तानसेन कौन थे दोस्त, तानसेन का जन्म 1500, इनका जन्म दोस्त कब हुआ था, अभी ध्यान नहीं आ रहा दोस्त, हाँ 1506 में इनका जन्म हुआ था। और दोस्त ये कहाँ पे हुआ था, एमपी में, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, ग्वालियर में। दोस्त इनका जो बचपन का नाम था, बचपन का नाम रामतनु पांडे, क्या था नाम, रामतनु पांडे। ठीक है दोस्त, रामतनु पांडे इनका बचपन का नाम था। ठीक है, और बीरबल, बीरबल का बचपन जो मूल नाम था इनका क्या था दोस्त, मूल नाम महेश दास, महेश दास इनका मूल नाम था। ठीक है दोस्त, तो बचपन का नाम तानसेन का रामतनु पांडे और बीरबल का महेश दास। चलते हैं अगले प्रश्न पे। और दोस्त अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को जातियों, उपजातियों एवं जनजातियों की अनुसूचित जनजातियों अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने और उससे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है। तो दोस्त कौन सा अनुच्छेद है जो भारतीय संसद को जातियों उपजातियों में, जैसे कोई जाति है ना, तो वो उपजाति उसकी एससी में आएगी या एसटी में आएगी, है ना। जैसे अभी कुछ जातियां ले ली जाए, अब दोस्त मैं यहाँ किसी जाति विशेष को नहीं बता रहा हूँ, मतलब उसको कौन एससी में रखा जाएगा, कौन एसटी में रखा जाएगा, ये कौन निर्धारित करता है, तो संसद निर्धारित करती है। तो ये किस आर्टिकल में, आर्टिकल 43, 341, 200 या 241, तो दोस्त 341 में, कौन से में, आर्टिकल 341 में। ठीक है, अच्छा 200 में क्या है, तो 200 में दोस्त जो राज्यपाल है, राज्यपाल के विधेयक संबंधी शक्तियां, विधेयक संबंधी संबंधी शक्तियां। दोस्त उसके बाद 241 में क्या है, तो 241 में उच्च न्यायालय, और 43 में क्या है, तो दोस्त 43 में है कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी, कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी। ठीक है दोस्त, तो ये हो गया 43 आर्टिकल। 341 के तहत, आर्टिकल 341 के तहत संसद किसी भी जाति को उनको उपजातियों में या अनुसूचित जाति को और उनकी जातियों या उपजातियों में बांट सकती है। ठीक है दोस्त, आइए दोस्त यहाँ से थोड़े से अनुच्छेद पढ़ना शुरू करते हैं। आपको अनुच्छेद कुछ बता दिए थे, आज पढ़ते हैं दोस्त भाग 3। भाग 3 में कौन कौन से अनुच्छेद है, तो दोस्त भाग 3 में जो अनुच्छेद है आप कहोगे 12 से 35 तक आएंगे, कहां से 12 से 35 तक। तो हम लोग दोस्त आज पढ़ेंगे आर्टिकल 14 से, आर्टिकल 14 से 18 तक जब आप पढ़ेंगे तो इसमें आएगा समानता का अधिकार। कौन सा दोस्त, समानता का अधिकार। दोस्त कुल मौलिक अधिकार कितने हैं, तो आप कहेंगे 6, है ना। फिर आर्टिकल 19 से 22,
इसमें क्या आएगा दोस्त, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है दोस्त। तो आज इन आर्टिकल को पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18। दोस्त इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले किस आर्टिकल में क्या आता है, ठीक है। तो दोस्त आर्टिकल 14 में देखते हैं। आर्टिकल 14 में क्या दोस्त, कानून के समक्ष समानता। इसका मतलब दोस्त क्या है, कानून सबके लिए समान हो। इसका मतलब क्या दोस्त, कानून सबके लिए समान हो, ठीक है। आर्टिकल 15 में क्या है, धर्म, जाति, लिंग, स्थान, मूल स्थान भी कह देते हैं, या फिर जन्म के आधार पर निषेध, आधार पर भेदभाव निषेध। इसका मतलब क्या दोस्त, हम किसी भी व्यक्ति से उसके धर्म के आधार पर या लिंग, जाति, धर्म, स्थान, जन्म, इनके आधार पर हम उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ये किसमें कहा गया दोस्त, आप कहेंगे ये किसमें कहा गया, तो आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 16 में क्या है, लोक नियोजन के बारे में समानता। लोक नियोजन में समानता। तो दोस्त लोक नियोजन का मतलब क्या है, जैसे गवर्नमेंट जॉब जो होती है, तो जो सरकारी कर्मचारी है ना, या फिर जो सरकारी कार्य है, जो सरकारी सुविधाएं हैं, गवर्नमेंट की जो भी सुविधाएं हैं, उनके आधार पर किसी में भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद दोस्त आर्टिकल 17 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आर्टिकल 17, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत, इसका मतलब है छुआछूत का अंत। छुआछूत का अंत, ठीक है दोस्त। और आर्टिकल 18 में क्या है, तो दोस्त आर्टिकल 18 में बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, तो दोस्त इसमें उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, ठीक है दोस्त। आज उपाधियों का अंत क्या है, आज दोस्त अपने आपको कोई सुल्तान या बादशाह या जैसी उपाधि नहीं दे सकता, ठीक है। तो ये हो गए आपके 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। इसके बाद के आर्टिकल 19 से 22 तक पढ़ेंगे कल, ठीक है दोस्त। अच्छा, चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो दोस्त आर्टिकल 72 किससे संबंधित है, राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति, भारत के उच्चतम न्यायालय की संरचना और क्षेत्राधिकार, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, वाक स्वतंत्रता का अधिकार। तो दोस्त अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे इसमें राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति है। राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति, राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति का मतलब क्या है दोस्त, जैसे किसी व्यक्ति को सजा मिली हुई है, तो राष्ट्रपति उसकी सजा को कम कर सकता है, उसकी सजा को माफ कर सकता है, यहाँ तक कि फांसी की सजा को भी रोक सकता है और उसे कैंसिल भी कर सकता है। लेकिन यही अगर राज्यपाल की बात करें, तो दोस्त राज्यपाल किसी की शक्ति को, मतलब सजा को तो कम कर सकता है, लेकिन राज्यपाल के पास किसी की फांसी को रोकने का अधिकार नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है। तो दोस्त अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के पास क्या है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां, ठीक है। अच्छा, वाक स्वतंत्रता का अधिकार, तो दोस्त वाक स्वतंत्रता का अधिकार ये आर्टिकल 19A है। कौन सा दोस्त, 19A में, इससे कल बताएंगे आपको। 19A से कहां तक जाएंगे दोस्त, जी तक। प्रधानमंत्री की नियुक्ति दोस्त ये आर्टिकल 75 में होगा। इसमें दोस्त 75 में हो जाएगा, ठीक है। चले आगे। और ये दोस्त उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय ये बाद में पढ़ाएंगे, ठीक है। ये 214 में आएगा, ठीक है। अगला, भूप्रपटी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी दोस्त, ये सवाल का उत्तर मैं आपसे चाहूंगा।
क्योंकि इसके बारे में मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया था कि भूपर्वतीय में जो तत्व पाए जाते हैं वो कौन कौन से, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और Fe मतलब लोहा। ठीक है दोस्त, इसकी मात्रा बताई थी 46.6%, सिलिकॉन 27.72%, एल्यूमिनियम दोस्त बताया 8.13% और Fe दोस्त बताया था 4%। ठीक है, तो आप इसमें से बताइए सब सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो दोस्त ऑक्सीजन, ऑक्सीजन धातु क्या, तो आप कहेंगे ऑक्सीजन धातु नहीं, ऑक्सीजन है अधातु। तो ये तो दोस्त अधातु हो गया, तो क्या ऑक्सीजन हो सकता है, ऑक्सीजन तो ऑप्शन में भी नहीं है। सिलिका दोस्त क्या है, सिलिका ये क्या है, ये उपधातु है, ये क्या है उपधातु है। तो दोस्त ये हो सकता है क्या, सिलिका भी ऑप्शन में नहीं है। अब क्या है, कैल्शियम, कैल्शियम तो आपको बताया भी ना, सोडियम भी नहीं बताया। अच्छा, पहले आता है एल्यूमिनियम और उसके बाद आता है लोहा। तो दोस्त कौन सी धातु सर्वाधिक मात्रा में, तो आप कहेंगे एल्यूमिनियम। अगर आपसे ये पूछा जाए सर्वाधिक तत्व कौन सा, तब आप ऑक्सीजन बताएंगे। और दोस्त अगर आपसे ये पूछ लिया जाए सर्वाधिक धातु कौन सी है, तो आप एल्यूमिनियम बताएंगे। और सर्वाधिक उपधातु कौन सी है, तो दोस्त आप क्या बताएंगे, सिलिकॉन, सिलिकॉन बताएंगे। क्या दोस्त, सिलिकॉन बताएंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अगला प्रश्न, धातुएं डैश से पाई जाती हैं। तो दोस्त धातु कैसे पाई जाती हैं, आंतरिक क्रोट से, पृथ्वी के आवरण से, नदी के जल से या भूपर्पटी से। तो दोस्त जो धातु है वो कहां से मिलती है, भूपर्पटी से मिलती है, भूपर्पटी से। ठीक है दोस्त। अच्छा, ये भूपर्पटी है कहाँ, तो दोस्त जैसे ये अर्थ है ना, अर्थ का ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक कोई अगर इतना हिस्सा काट के निकाल लिया जाए, दोस्त ये क्रोड रह गया अंदर है ना, ये मेंटल हो गया, और ये दोस्त ऊपर बच गया ये वाला, ये कौन सा बन गया, ये भूपर्वती बन गया, ये भूपर्वती। अगर यहाँ से यहाँ तक लेंगे दोस्त, कहाँ से यहाँ तक ये पूरा लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, तब इसे हम क्या कर रहे हो दोस्त, क्रस्ट कह रहे हो। ठीक है दोस्त, क्रस्ट, ये क्रस्ट हो गया, ये मेंटल, ये क्रोड। तो दोस्त यहाँ से यहाँ तक ये लगभग 34 किलोमीटर की दूरी, 34 किलोमीटर तक हमें धातुएं मिल जाती हैं दोस्त, 34 किलोमीटर तक धातुएं मिल जाती हैं। दुर्बलता मंडल कहां तक बताया दोस्त, तो आपको बताया तो 400 किलोमीटर तक, 400 किलोमीटर तक दुर्बलता मंडल पाया जाता है। अच्छा, जो पृथ्वी पर ज्वालामुखी फूटते हैं, जो लावा निकलता है दोस्त, इस लावा का मुख्य स्रोत क्या है, आप बताएंगे। तो दोस्त इस लावा का मुख्य स्रोत क्या बताया था आपको, दुर्बलता मंडल बताया था। क्या, दुर्बलता मंडल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से केंद्र शासित प्रदेश में तारकोत्सव मनाया जाता है। तो दोस्त तारकोत्सव कहां मनाया जाता है, बताइए एक बार। तारकोत्सव दादर नगर हवेली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप या लद्दाख। तो दोस्त ये कहाँ मनाया जाता है, तो आप कहेंगे ये दादर नगर हवेली में मनाया जाता है। कौन सा उत्सव दोस्त, तारकोत्सव। ये लिख लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है। तो दोस्त ये सारी जनजातियां कहाँ की, पहले तो ये बताओ, ये सभी जनजातियां कहाँ की हैं, बोलो। बैगा या बैग या बैगा, ठीक है, भगोरिया, भील, गोंड, ये सब जनजातियां कहाँ की दोस्त, ये सारी की सारी जनजातियां एमपी की हैं। कहाँ की, मध्य प्रदेश की। ठीक है, इनमें से कौन सी जाति भगोरिया त्योहार मनाती है, तो दोस्त आप कहेंगे भील। कौन सी जनजाति दोस्त, भील जनजाति जो है वो भगोरिया त्योहार को मनाती है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि भगोरिया त्योहार कहाँ मनाया जाता है, आप बता पाएंगे। आप कहेंगे जो भगोरिया है वो एमपी में मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन कार्य कर सकता है। तो कौन कार्य कर सकता है, एक घूमता हुआ पहिया, गतिशील पत्थर, एक उठाया हुआ हथौड़ा, और बंदूक की एक चलती हुई गोली। कौन सी दोस्त, बंदूक की एक चलती हुई गोली। तो कौन सा ऐसा है जो कार्य कर सकता है, बताइए। तो दोस्त आप कहोगे कि कार्य क्या है, किसी चीज को उठाना, ये भी कार्य है, लेकिन फिजिक्स इस चीज को कार्य नहीं मानती। फिजिक्स में कार्य के लिए क्या होना चाहिए, कार्य को डब्ल्यू से इंडिकेट करते हैं। इसके लिए बल और बल की दिशा में विस्थापन, बल और बल की दिशा में विस्थापन होना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर आपने कोई बक्सा उठाया, ठीक है, आपने अपना कोई बक्सा अपने सर पे उठाया और उठाने के बाद आप 10 किलोमीटर गए और फिर वापस आके आपने उसी स्थान पर उस बक्से को रख दिया, तो फिर कहेगा कि आपने कोई भी कार्य नहीं किया। ठीक है, अगर आपने एक बक्से को उठा के यहाँ रख दिया, इस बक्से को बढ़ा के यहाँ रख दिया, तो आपसे कहा जाए कि आपने कितना बल लगाया, आप कहोगे हमने 2 न्यूटन का बल लगाया, या 4 न्यूटन का, या 6 न्यूटन का बल लगाया। तो दोस्त आपसे फिर पूछा जाए कि आपने कितना इसे हटा दिया है,
आप कहोगे हमने 2 मीटर बढ़ा दिया है ना, 1 मीटर बढ़ा दिया, तब तो दोस्त आपके पास ये तो मिल जाएगा बल एफ और ये मिल जाएगा विस्थापन, है ना, मीटर में। तो दोस्त इन दोनों का प्रोडक्ट तो ये कार्य। अभी आपसे बताया जैसे आपने एक बक्सा उठाया सर पे और 10 किलोमीटर तक गई और फिर लाकर उसी स्थान पर रख दिया, तो आप ये बताओ आपने यहाँ से बक्सा ये उठाया था और आप यहाँ तक ऐसे 10 किलोमीटर सब तरह से घूम के आ गए और फिर से आपने बक्सा यही रख दिया, तो आपसे अगर ये पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट कितना है, विस्थापन कितना हुआ, तो दोस्त आप कहोगे विस्थापन तो शून्य होगा। आपने बेशक 50 न्यूटन का बल क्यों ना लगाया हो, लेकिन आपका विस्थापन क्या होगा, शून्य होगा। तो दोस्त जैसे विस्थापन शून्य होगा तो आप उसके न्यूटन में गुणा करेंगे, बल में गुणा करेंगे, तो आपको कार्य क्या मिल जाएगा, 0। इसीलिए फिजिक्स कहता है कि स्थान परिवर्तन भी होना चाहिए, मतलब विस्थापन भी होना चाहिए, अपने स्थान से दूसरी जगह भी जाना चाहिए, तभी क्या होगा, तो कार्य होगा। तो सबसे ज्यादा अधिक कार्य कौन कर सकता है, एक घूमता हुआ पहिया, नहीं दोस्त। गतिशील पत्थर, नहीं। उठाया हुआ हथौड़ा। सबसे तेज कौन चलता है दोस्त, बंदूक की गोली। ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम किसका, न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का उदाहरण है दोस्त, बंदूक की गोली, और ये सबसे ज्यादा कार्य कर रही होगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, इसी का न्यूमेरिकल है। 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है, तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा। तो दोस्त लगाते हैं क्या, W बराबर एफ डी कॉस थीटा। कॉस थीटा तो दोस्त डी भी लिख सकते हैं और एस भी लिखते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को लिखना है तो दोस्त डी लिखेंगे, ठीक है। अब W कितना दिया है, तो दोस्त आप कहेंगे W दिया है हमें 20 जूल। कितना, कार्य का मात्रक क्या होता है दोस्त, कार्य का मात्रक, आपको कार्य का मात्रक जूल होता है, तो 20 जूल हो गया, ठीक है, बराबर एफ। एफ क्या दोस्त, बल है, बल मतलब न्यूटन में, बल का मात्रक न्यूटन, तो दोस्त ये हो गया 20 न्यूटन इंटू डी। तो दोस्त डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट, इसका मात्रक क्या है, मीटर, तो ये हो गया 2 मीटर। आगे कॉस थीटा। तो दोस्त जो जूल होता है, जो जूल जूल का मात्रक न्यूटन मीटर के हिसाब से बराबर होते हैं, तो जूल इक्वल टू न्यूटन मीटर होता है, तो दोनों कैंसिल हो गए। अच्छा कॉस थीटा बराबर क्या होगा दोस्त, कॉस थीटा बराबर आप कहोगे 20 और कॉस थीटा गुणांक क्या है, 20 गुणा 2, तो 20 गुणा 2 ये भाग में आ जाएगा, 20 से 20 कैंसिल कर दोगे, ये बचेगा 1/2। तो दोस्त कॉस थीटा बराबर आपको मिलेगा 1/2, और ये किसकी वैल्यू होती है कॉस में, तो आपको दोस्त कॉस 60 की होती है, तो थीटा की जगह कितना मिल गया आपको, थीटा की जगह, तो दोस्त आपको थीटा की जगह 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। थीटा की जगह कितना मिल जाएगा आपको, 60 डिग्री का कोण बना रहा होगा, ठीक है। अगला है, अधातुओं के संबंध में दिए गए कथनों में कौन सा सत्य है। अधातु प्रकृति में विद्युत ऋणात्मक होती हैं और इलेक्ट्रॉन त्याग कर संबंध बनाती हैं, तो दोस्त यही पहला ही सही है इसका। अधातुएं प्रकृति में विद्युत ऋणात्मक होती हैं और इलेक्ट्रॉन त्याग कर बंध बनाती हैं दोस्त, ठीक है। इलेक्ट्रॉन त्याग कर बंध बनाती हैं। एक मिनट, तो दोस्त ये ठीक है, अधातुओं के संबंध में दिए गए कथनों का कौन सा सत्य, हाँ सत्य पूछा है, ठीक है। हाँ सत्य पूछा तो तब तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर बंध बनाती है, ठीक है। दोस्त अधातुएं जो है वो क्या है, विद्युत की विद्युत ऋणात्मक होती है, विद्युत ऋणात्मक होती है। अच्छा इनके बारे में और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनकी, तो दोस्त जो अधातुएं हैं वो विद्युत और ऊष्मा दोनों की कुचालक है, दोनों की कुचालक। कुचालक का मतलब क्या है दोस्त, जो अधातु है ना तो इनमें विद्युत प्रवेश करती है और ना ही ये किसी ताप से गर्म होती है ना, टेम्परेचर जब बढ़ता है तो ये गर्म भी नहीं होती है, ठीक है। और क्या है दोस्त, ये क्षणभंगुर होती है, क्षणभंगुर मतलब हाथ लगते ही ये टूट जाती है ना। इनमें तन्यता का गुण नहीं होता, तन्यता, तन्यता का गुण नहीं होता। और दोस्त इसमें जो चमक होती है ना, चमक नहीं पाई जाती, तो ये क्या है, कुचालक है, किसकी, विद्युत की और ऊष्मा की, दोनों की। इनमें क्षणभंगुर होती है, तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है ना, सोनोरस, चमक भी नहीं पाई जाती। और दोस्त और क्या है, ये स्वतंत्र नहीं रह सकती है ना, स्वतंत्र नहीं दोस्त, इसके बारे में
और क्या है इनके बारे में, चमक हो गया, तन्यता हो गया, क्षणभंगुर हो गया। हाँ डक्टाइल दोस्त, डक्टाइल क्या कहते हैं, इन्हें इन्हें पीटकर पतली परत नहीं बनाई जा सकती, इन्हें पीटकर पतली परत नहीं बनाई जा सकती। जैसे दोस्त आप देखते हैं सोने को, सोने सोने के 1 ग्राम तार को लिया जाए, कितना दोस्त, सोने का 1 ग्राम लिया जाए तो उससे लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। कितना दोस्त, 2 किलोमीटर लंबा। अब सोचो उसे कितना बारीक कर सकते हैं। लेकिन दोस्त जो अधातु है, तो सोना क्या है, धातु है। सोना चांदी लोहा ये क्या है दोस्त, धातु है। लेकिन अधातुओं में ऐसा कुछ नहीं होता। आप देखते हो जो बर्फी आती है, बर्फी उस पर एक चमकनी परत चढ़ी होती है ना, तो वो किसकी होती है दोस्त, वो चांदी की परत होती है। अब सोचो उससे पीट कर चांदी को एक कागज की तरह बना दिया जाता, तो उसमें तो डक्टाइल मतलब उन्हें पीट कर इतना पतला बना दिया जाता। लेकिन दोस्त अधातु में ऐसा कोई गुण नहीं पाया जाता। ठीक है, आगे निम्न में से कौन सी धातु नहीं है, तो दोस्त कौन सी धातु नहीं है, तो आप बताएंगे। लेड, स्कैंडियम, सिलिकॉन, ये दोस्त ये सारी धातु है। लेकिन गैलियम ये धातु नहीं है। ठीक है, गैलियम क्या दोस्त, ये धातु नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है ऊतक क्या होता है, तो दोस्त ऊतक क्या होता है, एक जैसी कोशिका, एक जैसी कोशिका हुआ मतलब एक समान कोशिकाओं का समूह जो एक जैसा कार्य करता हो, एक समान कार्य करती हो, उन सबको समूह को क्या कहते हैं दोस्त, ऊतक कहते हैं। तो भाई देखिए कहां पे, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से समान होती हैं, ठीक है, परंतु दिखने में भिन्न भिन्न और कार्य भिन्न करती है। नहीं दोस्त, कार्य भी तो समान करेंगी। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से भिन्न होती हैं, मूल रूप से भिन्न क्यों होंगी, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में भिन्न होती है। नहीं, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती हैं। दोस्त यही क्या है, ऊतक है। ऊतक क्या है, जैसे आपने ईंट 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 रख करके आपने एक दीवार बनाई, उसी तरह से कोशिकाएं 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 जुड़ करके, सेल 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 जुड़ करके दोस्त क्या बनाती हैं, एक ऊतक बनाती है। क्या बनाती है, एक ऊतक। दोस्त क्या है, देखो कोशिका, कोशिका से बनता है दोस्त ऊतक, ऊतक से बनता है दोस्त अंग, अंग से बनता है दोस्त अंग तंत्र, और अंग तंत्र से बनता है दोस्त आपका शरीर बनता है। क्या दोस्त, शरीर बनता है। ठीक है, जैसे कोशिका, कोशिका से एक कोई ऊतक बन गया, जैसे पेशी ऊतक बन गया दोस्त, फिर कोई एक अंग बन गया, जैसे हाथ पैर बन गया है ना, कुछ भी, फिर एक अंग तंत्र बन गया, जैसे पाचन तंत्र या फिर तंत्र का तंत्र बन गया। इन सभी अंग तंत्रों से मिलकर के दोस्त क्या बन जाता है, एक शरीर बन जाता है। ये कोशिका से और शरीर तक के बनने का क्रम है। ठीक है दोस्त, तो कोशिका के एक जैसे समूह को जो एक समान हो और जिनका कार्य भी एक समान हो, उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्त, ऊतक कहते हैं। ठीक है, एक जैसे ऊतक हो, उनका कार्य एक समान हो, तो दोस्त वो किसी एक अंग का निर्माण करेंगे। एक जैसे अंग हो, है ना, उनके कार्य समान हो, तो दोस्त एक जैसे अंग, एक अंग तंत्र का निर्माण करेंगे। और दोस्त सभी अंग तंत्र मिलकर के एक शरीर का निर्माण करते हैं। ठीक है, अगला रक्त और हड्डियों के उदाहरण किस किस ऊतक के दोस्त उदाहरण है, संयोजी ऊतक, एपिथेलियल और मैरिस्मेटिक और तंत्र का ऊतक। दोस्तों रक्त और हड्डियां ये क्या करते हैं आपको बताओ, रक्त और हड्डियां एक दूसरे को जोड़ते ही जो है कनेक्ट करते हैं। तो दोस्त ये क्या है, ये संयोजी ऊतक का उदाहरण है। किसका दोस्त, संयोजी ऊतक का उदाहरण है। उसके बाद दोस्त तंत्र का तंत्र, तंत्र का ऊतक दोस्त, तंत्र का ऊतक में क्या आता है, इसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु, मस्तिष्क और मेरुरज्जु की जो कोशिकाएं हैं वो किस में आते हैं दोस्त, आपको वो तंत्र का ऊतक बनेंगे। ठीक है, अच्छा ऊतक विज्ञान को क्या कहते हैं यहाँ पे, एक बार और बता दीजिए, ऊतक विज्ञान, ऊतकों के, ऊतकों का अध्ययन, ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्त, ये मेरा आपसे प्रश्न रहेगा। इसको ऊतक विज्ञान मत कह देना, जो हम पूछना चाह रहे हैं इंग्लिश वर्जन का नाम बताना है इसका। ठीक है दोस्त, ठीक है, तो ये मैंने पिछली क्लास में बता दिया है। अगला है 16 बिट प्रति पिक्सल डेप्थ वाले कंप्यूटर मॉनिटर में कितने रंग उपलब्ध होते हैं। दोस्त 16 बिट प्रति पिक्सल के डेप्थ वाले कंप्यूटर की बात करें तो दोस्त इसके मॉनिटर में 256 किस्म होते हैं दोस्त, तो जिसमें 8 बिट होते हैं, कितने, 8 बिट, और जिसमें दोस्त 4 बिट होते हैं, 4 बिट, उसमें तो 16 होंगे। 2 बिट वाले में दोस्त कितने होंगे,
तो दोस्त 2 बिट वाले में 4 रंग हो गए। और दोस्त 256, ये 256 बिट में होगी, 256। दोस्त 16 बिट की बात की जाए तो 16 बिट के ही हो जाएंगे। 65,536 रंग होते, कितने दोस्त? 65,536। और दोस्त 128 बिट के ही हो जाएंगे, 128 बिट, ठीक है। 128 बिट पिक्सल डेप्थ वाले हैं, तो इसमें दोस्त कितने कलर हो जाएंगे, ठीक है। यह कंप्यूटर से संबंधित। अगला प्रश्न दोस्त, यूएनएफसीसी का पूरा नाम क्या है? तो दोस्त यूएनएफसीसी का पूरा नाम क्या है? यू से यूनाइटेड, एन से नेशंस, एफ से फ्रेमवर्क, सी से कन्वेंशन ऑन चेंज। तो दोस्त इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। दोस्त यूएनएफसीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर जर्मनी में। हाँ दोस्त, जर्मनी में, ठीक है, याद रखेंगे जर्मनी। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित थीम का नाम क्या है? दोस्त ये आपका करंट का सवाल है। यहाँ जो पूछा गया है 2016 में भी पूछा गया है, ये 2018 में भी पूछा गया था, ठीक है। तो उसी आधार पर दोस्त ये नया सवाल आपके सामने डिजाइन किया गया है। तो 2025 में जो पर्यावरण दिवस है दोस्त, कब मनाया जाता है ये पर्यावरण दिवस? आपको 5 जून, 5 जून है ना, 5 जून 2025 की जो थीम है वो क्या है? हमारी भूमि हमारा भविष्य। ये दोस्त कब का है? तो आपका वो हमारी भूमि हमारा भविष्य, ये 2024 का है दोस्त। कब का? 2024 का, ठीक है। अच्छा, प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, ये 2023 का है, 2023 की थीम है। और केवल एक पृथ्वी दोस्त, ये 2022 की थीम है। अब क्या बच गया? प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना, ऑप्शन डी। दोस्त बी और डी को ध्यान से पढ़ना। प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, दोस्त प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान तो 2023 की थीम है, लेकिन प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना ये किसकी है? 2025 की थीम है, ठीक है दोस्त। तो ये थे आज के 25 प्रश्न। और दोस्त क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्त एक बार लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नई क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहिए MLID स्टडी पॉइंट के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, प्रणाम।